नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। वो 28 अगस्त 1963 की गर्म दोपहरी थी। जगह थी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, जहां लाखों लोग अश्वेत अमेरिकी नागरिकों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जुटे थे। इन लोगों की अगुवाई कर रहे थे मार्टिन लूथर किंग। उसी दिन लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों से मार्टिन ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने अपने सपनों के अमेरिका की कल्पना सभी के सामने रखी थी। आई हैव अ ड्रीम टाइटल से यह स्पीच बहुत ही मशहूर हुई थी। ऐसे न जाने कितने छोटे बड़े संघर्षों, आंदोलनों और उसके असर से हुए बदलावों की बदौलत अमेरिका अपने मौजूदा स्वरूप तक पहुंचा है। उस स्वरूप तक जहां कहा जाता है कि व्हेन अमेरिका स्नीज वर्ल्ड कैचेज अ कोल्ड। जब भी अमेरिका में चुनाव होते हैं तो पूरी दुनिया से लेकर इंडिया तक में हर समाचार, अखबार और टेलीविजन डिजिटल मीडिया का बाजार इन चुनावी खबरों की कवरेज से गुलजार रहता है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग के निधन के बाद से जारी सियासी विवाद नए जज की नियुक्ति से और तेज हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक अहम नियुक्ति में जज एमी कॉर्नी बेरेट ने सुप्रीम कोर्ट के 115वें न्यायमूर्ति के तौर पर शपथ ली। इससे पहले सीनेट ने उनकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति पद पर नियुक्ति की पुष्टि की थी। राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए इसे एक बड़ी जीत माना जा रहा है। रिपब्लिकन बहुमत वाले सीनेट ने 48 के मुकाबले 52 वोट देकर बेरेट के नाम की पुष्टि की। कौन है एमी? एमी को लेखक भी माना जाता है। मानवाधिकारों पर भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं। बेरेट को रूढ़िवादी विचारों के लिए जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का मानना है कि एमी के सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त होने से अमेरिका में गर्भपात कानून में बदलाव की मांग वाले आंदोलन पर बदलाव आ सकता है। वहीं बेरेट की आजीवन नियुक्ति से आने वाले दशकों के लिए 9 सदस्यीय अदालत में वैचारिक तौर पर रूढ़िवादी बहुमत को मजबूती मिलेगी। बता दें, अमेरिका में जजों की नियुक्ति लाइफ टाइम के लिए होती है और अन्य कोर्ट से अलग यहाँ के जजों का कोई रिटायरमेंट उम्र भी नहीं होता है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में 9 जज होते हैं। किसी अहम फैसले के वक्त इनकी राय 4-4 में विभाजित हो जाती है, तो सरकार द्वारा नियुक्त जज का वोट निर्णायक साबित होता है। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय। भारत में जहां न्यायपालिका एकीकृत है, वहीं अमेरिका में संघीय और राज्य न्यायालय अलग अलग है। 9 सदस्यीय अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट संघीय प्रणाली का शीर्ष मंच है। राज्य प्रणालियों के अपने शीर्ष न्यायालय हैं और आमतौर पर राज्य सुप्रीम कोर्ट कहलाते हैं। पदानुक्रम के संदर्भ में देखें तो यूएस में सुप्रीम कोर्ट 13 सर्किट कोर्टों, जो अपील की अदालत है, से ऊपर आता है। ये सर्किट कोर्ट 94 जिला स्तरीय ट्रायल कोर्ट से ऊपर स्तर के होते हैं। ये सर्किट और जिला संघीय अदालत पूरे देश भर में फैले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। जिला अदालतों द्वारा निर्णय का सर्किट अदालतों में अपील किया जा सकता है, लेकिन संघीय सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर सर्किट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुनने के लिए बाध्य नहीं है और यहाँ की गई करीब 1% अपील स्वीकार की जाती है। अमेरिका में कैसे नियुक्त होते हैं जज? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में 9 सदस्यीय जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति और अमेरिकी सीनेट द्वारा की जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट के लिए नॉमिनेट करते हैं, जिसके बाद से सीनेट में उनके नाम पर वोटिंग की जाती है। इनमें मिले वोटों से ही तय किया जाता है कि नामांकित व्यक्ति अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज बने कि नहीं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी रिपब्लिकन हैं और उनकी पार्टी की इस समय सीनेट में बहुमत है। ऐसी स्थिति में वे जिसे चाहे उसे सुप्रीम कोर्ट में जज बना सकते हैं। एक नज़र जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर। सबसे पहले राष्ट्रपति किसी जज को नामित करते हैं। इसके बाद जहां एक ओर सीनेट द्वारा जांच की जाएगी, वहीं दूसरी ओर FBI उम्मीदवार के बैकग्राउंड की जांच शुरू करती है। इसके बाद कई सीनेटर द्वारा प्राइवेट क्लोज डोर मीटिंग होगी, जो 15 मिनट से घंटे भर की भी हो सकती है। इसके बाद पब्लिक हियरिंग होगी, जो 22 सदस्यों वाली न्यायिक कमेटी करती है। हियरिंग के बाद जुडिशरी कमेटी अपना मत देती है। उसके बाद सीनेट में मतदान होता है। अंत में सीनेट उम्मीदवार पर मुहर लगती है। चूंकि वर्तमान में सीनेट की स्थिति 53-47 के अनुसार रिपब्लिकन का पलड़ा भारी है, ऐसे में डेमोक्रेट्स चाहकर भी कुछ खास नहीं कर सकते। अगर किसी कारणवश उम्मीदवार को 50-50% वोट मिलते हैं तो मतदान बराबरी पर छूटता है, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति निर्णायक मतदान कर सकते हैं। भारत में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 और उच्चतम न्यायालय के लिए 62। अमेरिका में संघीय न्यायाधीश जीवन के लिए सेवा कर सकते हैं। यदि वे इस्तीफा दे देते हैं या फिर उनका निधन हो जाता है, या यदि वो कांग्रेस द्वारा महाभियोग चलाए जाते हैं, तो ही जजों का कार्यकाल समाप्त होता है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे पुराने सदस्य जस्टिस ओलिवर वेंडेल होम्स जूनियर 30 साल की सेवा के बाद 1932 में 90 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए। जस्टिस गिन्सबर्ग 87 साल के थे और 27 साल से बेंच में थे। जज की नियुक्ति का डेमोक्रेट क्यों कर रहे हैं विरोध? ट्रंप के विरोधी डेमोक्रेट पार्टी का कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव होने पर केवल कुछ ही दिन का समय शेष है, इसलिए नए जज की नियुक्ति का काम चुनाव के बाद नए राष्ट्रपति को करना चाहिए। डेमोक्रेट का विरोध इसलिए भी है क्योंकि 2016 में जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तब रिपब्लिकन ने लगभग 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट में नए जज की नियुक्ति नहीं होने दी। चुनाव बाद जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तब उन्होंने नील गोरसच को जज नियुक्त किया था। ट्रंप अपने एक कार्यकाल के दौरान अब तक सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की नियुक्ति कर चुके थे और एमी के रूप में तीसरे जस्टिस की नियुक्ति की, जिसका आने वाले दिनों में बड़ा असर देखने को मिल सकता है। कोर्ट में ट्रंप के पक्ष में न्यायाधीशों का झुकाव बढ़ सकता है और ट्रंप अपने एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। गर्भपात का अधिकार, आरक्षण, टैक्सेशन और क्रिमिनल जस्टिस के मुद्दे पर उनकी पार्टी को आगामी 30 साल के लिए बढ़त मिल जाएगी। बिल क्लिंटन ने गिन्सबर्ग को बनाया था सुप्रीम कोर्ट का जज। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने गिन्सबर्ग को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश पद पर नामित किया था। वह करीब 27 साल से इस पद पर थी और कुछ साल से कैंसर से पीड़ित थी। गिन्सबर्ग की मौत 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव से 50 दिन से भी कम समय पहले हुई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीशों का इतिहास। अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 3 के मुताबिक अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1789 में हुई है। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी। इन जजों को तब तक सेवा के लिए नियुक्त किया गया जब तक इनकी मृत्यु हो जाती है या जब तक ये रिटायर नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से लेकर अब तक 114 जज अमेरिका के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन चुके हैं। अब तक के 114 न्यायाधीशों में 108 श्वेत रहे हैं। 231 वर्षों के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में महज 5.3% जस्टिस महिला या अल्पसंख्यक वर्ग के रहे। 5.3% में 4 महिला जस्टिस थीं और 2 अल्पसंख्यक थे। वर्तमान में यूएस सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 9 होती है। रूथ गिन्सबर्ग के निधन के बाद अभी जो 8 जस्टिस हैं उनमें से 3 को जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, 2 को ट्रंप ने, 2 को ओबामा ने और 1 को बिल क्लिंटन ने नॉमिनेट किया था। क्या कोर्ट की मदद से ट्रंप पद से हटने से इनकार कर सकते हैं? हाल ही में अमेरिका सीनेट में सुप्रीम कोर्ट के नए जज के लिए वोट हुआ जिसमें ट्रंप के नामित एमी कॉनी बेरेट जीती। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट वाले ट्रंप के बयान को नए सिरे से तौला जा रहा है। ऐसी अटकलों का भी दौर शुरू हो गया है कि क्या चुनाव के नतीजे उनके मुताबिक न होने पर सुप्रीम कोर्ट उनकी मदद करेगा। ट्रंप और कोर्ट पर बयान। सितंबर के आखिर में ट्रंप ने कहा था कि शायद ये चुनाव सुप्रीम कोर्ट में जाकर रुकेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हमें इसके लिए कोर्ट में पूछे 9 जजों की जरूरत होगी। नई जज एमी कॉनी बेरेट को ट्रंप ने ही वोट किया था। इससे पहले भी एमी और ट्रंप के घनिष्ठ संबंधों की बात होती रही है। जज की ये नियुक्ति ट्रंप को कैसे देगी फायदा, इस बारे में समझने के लिए साल 2000 का मामला देख सकते हैं। तब बुश बनाम गोर मामले में सुप्रीम कोर्ट का विवादित फैसला अभी भी डेमोक्रेटिक पार्टी को परेशान करता है। उस दौरान जॉर्ज डब्ल्यू बुश रिपब्लिकन जबकि अर्नल्ड गोर डेमोक्रेट की ओर से उम्मीदवार थे। तब बराबर वोटों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच तनातनी चलती रही। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोरिडा में वोटों की दोबारा गिनती पर रोक लगाते हुए जॉर्ज डब्ल्यू बुश को राष्ट्रपति बना दिया। अब भी यह फैसला मीडिया और संविधान के जानकारों के लिए बहस का विषय है। क्या हालात हो सकते हैं? अगस्त में एक प्रेस वार्ता में ट्रंप ने अजीबोगरीब बयान दिया जिसके मुताबिक जरूरी नहीं कि हारने पर भी वे सत्ता को शांति से छोड़ देंगे। द अटलांटिक में छपी एक रिपोर्ट में कानूनविद लॉरेंस डगलस की राय इसी ओर इशारा करती है। अमेरिकी संविधान में सत्ता के शांतिपूर्वक हस्तांतरण की बात नहीं करता है, बल्कि वो इसका अनुमान लगा लेता है कि ऐसा ही होगा। ऐसे में अगर कोई प्रेसिडेंट हार के बाद भी सत्ता जीती पार्टी को देने के से इनकार कर दे तो इसके लिए अमेरिकी संविधान में कोई अलग बात नहीं कही गई है। संविधान को इसकी इसी कमी पर किताब भी लिखी जा चुकी है। विल ही गो नाम से इस पुस्तक में अनुमान लगाया गया है कि अगर कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट हार के बाद पद छोड़ने से इनकार कर दे तो क्या हालात बन सकते हैं। इस पर एक्सपर्ट बहस कर रहे हैं। चूंकि संविधान में इसके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं, इसलिए फिलहाल अनुमान ही लगाए जा रहे हैं। और ऐसा होने पर क्या हो सकता है? तो आज हमने अमेरिका में कैसे नियुक्त होते हैं जज, नवनियुक्त जज की ट्रंप से नजदीकी और इससे ट्रंप को कैसे फायदा मिल सकता है जैसे पहलुओं का पूरा विश्लेषण किया। आज के लिए दी इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।